हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान कक्षा 9 जिसका पहला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के आंसर पढ़ेंगे। जितने भी उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को आसानी से पढ़ेंगे। आपको एक भी क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है, ये चीज हमको बतानी है। ठीक है, तो क्या करना है, इनमें से हमको पदार्थ छांटने हैं। तो पहले आपको जानना होगा कि पदार्थ होने के लिए क्या क्या शर्तें होती हैं। तो देखिए, पदार्थ होने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए। पदार्थ के अंदर केवल दो चीजें होती हैं। एक, उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, यानी शुद्ध भाषा में, सरल भाषा में कहें तो हम लोग कहें उसमें कुछ ना कुछ वजन होगा। और दूसरा करें, वह स्थान घेरेगा, यानी कुछ ना कुछ जगह घेरेगा। ठीक है, स्थान घेरता है। ठीक है, पदार्थ में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और वह थोड़ा बहुत स्थान घेरता है। तो अगर कोई चीज ऐसी इन दो शर्तों को मान रही है तो हम कह देंगे वह पदार्थ है। तो देखिए, जैसे कुर्सी आपने देखी होगी, तो कुर्सी को अगर तौलें तो उसका कुछ ना कुछ वजन आएगा, और जहां पर कुर्सी रखी रहती है वो क्या करती है, कुछ ना कुछ स्थान भी घेरती है। तो कुर्सी क्या है, पदार्थ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वायु। आप सभी जानते हैं वायु में भार होता है, क्योंकि जैसे ऐसे सोचिए, जो सिलेंडर होता है उसके अंदर जब खाली रहता है तो देखिए हल्का रहता है, और जब गैस उसमें भरी होती है तो उसमें वजन ज्यादा होता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि वायु में भी भार होता है। अब यहाँ समझिए, अगला है स्नेह। स्नेह को हम लोग कह सकते हैं प्यार या प्रेम। ठीक है, तो आप बताइए, कोई कहता है हम 3 किलो प्रेम करते हैं, ऐसा तो नहीं कहता है। और ना कहता है हमारा प्रेम से एक कमरा भर गया है, ऐसा तो नहीं करता है। यानी ना ही इसमें द्रव्यमान है और ना ही स्थान घेरता है। तो प्रेम जो या स्नेह है ये पदार्थ नहीं है। अब देखिए गंध। गंध मतलब खुशबू, या वो अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है। क्या खुशबू में वजन होता है? हम कहते हैं 3 किलो खुशबू आ रही, 2 किलो खुशबू आ रही, ऐसा नहीं कहते ना। यानी इसमें भी द्रव्यमान नहीं होता है। घृणा को देखिए, घृणा को कहते हैं नफरत भी। नफरत माने होता है घृणा करना, घृणा करना माने नफरत करना। तो नफरत भी जो है ये सब क्या है, पदार्थ नहीं है, क्योंकि ये केवल भावनाएं हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, ना द्रव्यमान होता है ना स्थान होता है। तो स्नेह, गंध, घृणा ये सब क्या है, पदार्थ नहीं है। लेकिन देखिए, वहीं हम बादाम, बादाम जैसे दुकान पर जाते हैं तो भैया 250 ग्राम, 1 किलो जैसा हम लोगों के पास पैसा होता है उतने हम बादाम खरीदते हैं। और जिस पन्नी में देता है, देखो पन्नी में ये जगह भी घेरता है, यानी ये क्या करता है, ये पदार्थ है। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, विचार। अब आप बताइए, विचार, जैसे विचार माने होता है सोचना। तो अगर कहीं पर आप बैठे होते हैं तो थोड़ी देर बाद जब उठते हैं तो कहते हैं अरे आज तो 2 किलो सोचा, क्या ऐसा कहते हैं कभी? हाँ, तो यानी विचार भी केवल मन में चलता है, इसमें कोई स्थान नहीं होता है। शीत, शीत माने होता है ठंडा, कोई चीज ठंडी होना। तो देखिए, चीज जो होगी उसमें तो वजन होगा, लेकिन शीत केवल जो छूते हैं हम लोगों को ठंडा महसूस होता है, केवल महसूस होता है ना, उसमें न द्रव्यमान होता है ना ठंडापन कोई जगह घेरता है। नींबू तो देखिए बाजार में लेने जाते हैं तो ½ किलो लेके ही आते हैं, यानी उसको तौलवा के लेके आते हैं। ठीक है, यानी नींबू पानी है तो ये नींबू पानी तो एक बोतल में भरा होता है, जगह लेता है। अब देखिए, अभी जैसे हमने देखा था यहाँ गंध, उसी तरह यहाँ लिखा है सुगंध। तो सुगंध में भी, सुगंध केवल नाक से सूंघ के ही तो बता लेते हैं क्या? कहीं से पता चले दूर से किसी चीज की खुशबू आ रही है तो क्या वो जगह घेरेगी, या फिर उसमें 2 किलो वजन होगा? नहीं, तो इसमें भी नहीं होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि कुर्सी, वायु, बादाम और नींबू पानी ये सभी किसके हैं, पदार्थ के उदाहरण हैं, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, बस याद रखिएगा, ऐसी चीजें जो केवल भावनाएं हैं, ठीक है, या फिर
केवल विचार हैं, कल्पना है, ठीक है, कल्पना या फिर विचार, ये चीजें जो हैं ये पदार्थ नहीं होती हैं। और बाकी ये वाला कॉन्सेप्ट आप हमेशा ध्यान रखिएगा, उसमें द्रव्यमान होगा और स्थान घेरेगा, तभी हम कहेंगे ये पदार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग करते हैं। यहां पर आपको ये रहा क्वेश्चन, और इसमें देखिए निम्नलिखित प्रेक्षण, प्रेक्षण माने होता है जो जैसे प्रयोग करने के बाद देखा गया है, प्रेक्षण के कारण बताएं कि गर्मा गर्म खाने की गंध, एकदम कहीं बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म खाना तैयार हो रहा है, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, ठीक है। ये बात समझिए, उसने कहा अगर कहीं एकदम गर्मा गर्म छोले भटूरे बन रहे हैं तो उसकी महक हम लोगों तक बड़ी दूर तक चली आती है, ठीक है। लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको खुद उसके पास तक जाना पड़ता है, क्यों? तो देखिए ऐसा क्यों होता है, जैसे हमने पढ़ा है हर पदार्थ जो है वो किससे बना है, कणों से मिलके बना है, ठीक है। अब देखिए जो कण होते हैं अगर आप उनको गर्म करेंगे, यानी क्या करें आप, गर्म करें, तो कणों को गर्म करने पे क्या होता है, उनका जो तापमान होता है वो तापमान क्या होता है, गर्म करने पे तापमान बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाता है, ठीक है। और तापमान बढ़ने से क्या होता है, देखिएगा जो अणुओं की गति होती है, क्या होता है, अणु की गति वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अणुओं की गति बढ़ जाती है, और अणुओं की गति बढ़ जाने से क्या होता है, वे आप तक पहुंच जाते हैं। गति बढ़ने से एक चीज और याद रखिए, उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। अब जिसके अंदर ढेर सारी ऊर्जा है वो तो एकदम दौड़ता हुआ आप तक चला आएगा, तो यानी उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ गई। तो देखिए बहुत आसान सा, कण जो थे छोटे छोटे उनको आपने गर्म किया, गर्म करने के लिए उससे उनका क्या हुआ, तापमान बढ़ गया गर्म करने पे, और तापमान बढ़ जाने से अणुओं की गति क्या हो गई, बढ़ गई। अणुओं की गति बढ़ने के कारण उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ गई, और गतिज ऊर्जा बढ़ गई तो वो सब इधर उधर भटकते भटकते सब जगह चले गए, आप तक पहुंच गए। लेकिन यही क्या होता है, जो ठंडे वाले कण होते हैं, अगर खाना ठंडा रखा है तो वो गर्म तो होगा नहीं, है ठंडा है, ठंडा है तो उसका तापमान क्या होगा, कम होगा, तापमान कम होगा तो उसके अणुओं की गति भी कम होगी, और अणुओं की गति होगी तो वो ज्यादा दूर तक जा ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए देखिए गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास तक पहुंच जाती, क्योंकि ये देखो अब यहां से पढ़िएगा, क्योंकि तापमान बढ़ने पर, देखिए तापमान बढ़ाने पर गर्म खाने से जो निकलने वाली गैस है, यानी गैस के जो कण हैं, ठीक है, उनकी गति भी बढ़ जाती है। जैसे ही आप तापमान बढ़ाएंगे तो गर्म खाने में से जो महक निकलती है यानी गैस होती है, उसके जो कणों की गति भी बढ़ जाती है। अब उस गति बढ़ जाने के कारण उनकी क्या, गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो वो क्या होते हैं, दूर तक पहुंच जाते हैं। जबकि ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण इनका तेजी से होने लगता है। विसरण माने यही होता है फैलना, चलना, ऐसे समझिए, विसरण माने होता है चलना। तो गर्म खाना जो होता है उसके कण ठंडे खाने की तुलना में तेजी से चलने लगते हैं, अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडे गैसों की तुलना में तेजी से होता है। बस ये बात भी ध्यान रखिए, विसरण माने क्या बताया, चलना, यानी गर्म गैसें जो हैं विसरण, वो गर्म गैसें ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से विसरित होती हैं या फिर चलती हैं, ठीक है। तो यही ध्यान रखेंगे कि गर्म जो खाना होता है उसके कणों का तापमान जो बढ़ जाने से उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वो दूर दूर तक चले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जो स्विमिंग पूल में गोताखोर होता है, गोताखोर जानते हैं जो पानी के अंदर तैरते हैं, ठीक है, मछली वछली पकड़ते हैं या कोई और काम करते हैं, तो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है,
ठीक है। इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है? जैसे आपने देखा होगा जब कोई पानी में तैरता है तो वो अपने हाथों से पानी इधर उधर करता है, ऐसे ही तो करते हुए आगे बढ़ता है। तो उसी को कहते हैं कि गोताखोर पानी काट पाता है। अब इससे पदार्थ के कौन कौन से गुण पता लगते हैं, तो ये देखिए, हमने पढ़ा है पानी के कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है। देखिए सबसे कम जो दूरी होती है वो किसमें होती है? ठोस में। और उससे जो, जैसे ठोस में तो बिल्कुल नजदीक होते हैं, सबसे कम होती है, यानी एकदम सटे हुए होते हैं। लेकिन द्रव के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़े थोड़े दूर पे होते हैं। ठीक है, तो पानी तो द्रव है, तो द्रव के कण जो होते हैं उनकी दूरी बीच में थोड़ी सी ज्यादा होती, और जिसके कारण इनके बीच में थोड़ी क्या होती? खाली जगह होती है। तो गोताखोर इसी वजह से इनको क्या कर पाता है? अलग अलग कर पाता है। ठीक है। दूसरा क्या है? जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। अब हम लोगों ने ये पढ़ा था, अगर भैया दूरी दो लोगों के बीच में ज्यादा होगी, देखिए ध्यान से, अगर दूरी ज्यादा होगी तो आप बताइए बल का मान क्या होगा? दूरी ज्यादा होगी तो बल का मान कम होगा। और कम अगर बल है दो कणों के बीच में तो आप उनको आसानी से अलग कर पाएंगे। अगर जैसे दो चीजें हैं उनके बीच में बल बहुत कम लग रहा है तो आप उनको आसानी से अलग कर देंगे, और यही दो चीजें होती हैं उनके बीच में बल बहुत ज्यादा लग रहा होता तो फिर ये अलग नहीं होती। ठीक है, तो यही दो गुण हमको पता लगते हैं कि कणों के बीच की दूरी जो होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, और दूरी ज्यादा होने के कारण उनमें आकर्षण बल कम लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें क्या है? पदार्थ के कणों की हमको विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो पदार्थ के कणों की देखिए कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं। पहला तो देखिए, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्त स्थान माने उनके बीच में जगह। तो आपने पढ़ा होगा जो सबसे ज्यादा जगह होती है वो किस में होती है? गैस में होती है। ठीक है, ये गैस लिखा है, किसमें? गैस में। उससे कम किस में होती है? द्रव में। और सबसे कम जो रिक्त स्थान होता है वो किस में होता है? ठोस में। ये बात याद रखिए, रिक्त स्थान सबसे ज्यादा गैस में, उससे कम लिक्विड में, और उससे कम किस में? सॉलिड में। ठीक है, उसके बाद देखिए, कण एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए, जितने भी कण होते हैं उन सब के बीच में आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण वो एक दूसरे को अपनी ओर खींचते रहते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, पदार्थ के कण लगातार गतिशील होते हैं। देखिए गति वो हमेशा करते रहते हैं, बस ये थोड़ी कम ज्यादा होती है। जैसे गैस में देखिए कोई परफ्यूम लगा के आता है तो उसके जो कण होते हैं बड़ी आसानी से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। मतलब गैस में जो अणुओं की गति होती है वो बहुत ज्यादा होती है। उससे कम किसमें होती है? द्रव में। देखिए पानी डालिए तो पानी थोड़ी दूर तक चलता चला जाता है। और सबसे कम जो गति होती है वो किसमें होती है? ठोस में होती है। तो सबसे कम गति किसमें होगी? ठोस में। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा किसमें होती है और सबसे कम किसमें होती है? तो सबसे ज्यादा होगी गैस में, यही लिए गैस देखिए बड़ी दूर दूर तक इनके कण पहुंच जाते हैं। द्रव थोड़ी दूर तक चल पाता है, और ठोस के बस जो कण होते हैं वो केवल अपनी जगह पर ही उछलते कूदते हैं, इधर उधर नहीं जाते। और प्रत्येक पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से बना होता है, यानी पदार्थ के कण कैसे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये था चौथा क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसमें देखिए क्या है, किसी तत्व के प्रति इकाई द्रव्यमान, ये देखिए किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन, किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ये सोचिए परिभाषा है घनत्व की, कि किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? घनत्व। बस आप ऐसे समझिए, घनत्व बराबर आपको क्या याद रखना है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और बटे में आयतन। ठीक है,
ये घनत्व का सूत्र है। क्या? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन। अब घनत्व माने आपको समझना क्या है, ये देखिए व्यवहारिक में घनत्व कैसे पहचानेंगे। तो घनत्व क्या होता है, आप याद रखें जिसमें अणुओं की संख्या, ये देखिएगा, अणुओं की संख्या ज्यादा हो। ठीक है, संख्या ज्यादा हो, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, जिसमें अणुओं की संख्या ज्यादा हो। और दूसरी बात क्या हो, अणु ज्यादा पास पास हो। अणु कैसे हो, अणु जितने पास पास होंगे उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। ये बात याद रखेंगे। घनत्व अगर ये दोनों बातें आपने समझ ली तो समझिए घनत्व का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैसे पहचानेंगे किसका घनत्व ज्यादा है, तो अब देखिए आपको उदाहरण लेके बताते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको हम कहें लोहा लीजिए और साथ में पानी लीजिए, तो आप बताइए किसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होगी। जाहिर सी बात है लोहे में ज्यादा होगी। और किसमें अणु पास पास होंगे, तो हमने पढ़ा है ना, ठोस के जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। तो अब ऐसे ही आप हर चीज में घनत्व पता कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ कई ऑप्शन दिए, एक चिमनी का धुआं दिया है, शहद दिया है, जल दिया है, चौक दी है, रुई और लोहा। तो अब आप बताइए किसके अणु सबसे ज्यादा पास पास होंगे। तो आप सबसे पहले कहेंगे किसके अणु पास होंगे, लोहे के। ठीक है, यानी लोहा ठोस हो गया। उसके बाद देखिए चौक जो है, चौक भी ठोस होती है तो लोहे से कम ठोस होती, तो यानी लोहे के बाद हम क्या लिख देंगे, चौक लिख देंगे। ये देखिए ठोस वाले हो गए। अब देखिए ये हमारा लोहा हो गया, ये चौक हो गई। अब ठोस से कम घनत्व किसका होता है, द्रव का। तो द्रव इसमें देखिए दो दिए हैं, एक शहद दिया है और जल दिया है। तो आप बताइए किसमें अणु ज्यादा पास पास होते हैं, शहद में, इसीलिए तो शहद गाढ़ा होता है। तो अब हम क्या लिख देंगे, शहद लिख देंगे। और शहद से कम किसमें होता है, जल में। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब बताइए, उसके बाद बताइए रुई के बारे में। रुई और धुएं में आप देखेंगे जो रुई के अणु हैं वो और पास पास होते हैं। अब उसके बाद गैस में होते हैं। ठीक है, तो ये क्रम आप ध्यान रखेंगे। और घनत्व की पहचान के लिए यही ट्रिक है कि जिसमें अणुओं की संख्या ज्यादा हो और उसके अणु पास पास हो तो समझ जाइएगा उसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, आइए आज हम लोग जो पढ़ेंगे ये कुछ आपको इम्पोर्टेंट गुण बताएंगे, जैसे दृढ़ता क्या होती है, संपीड्यता क्या होती है, तरलता क्या होती है, बर्तन में गैस का भरना, आकार के बारे में, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व के बारे में। इन सबको एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो और ये वाकई आपको इनसे रिलेटेड सभी फैक्ट बताए जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे दृढ़ता के बारे में। चलिए देखते हैं। देखिए दृढ़ता को आप साधारण शब्दों में कहें तो आप दृढ़ता का मतलब जो निकालेंगे वो ये आएगा, मजबूत होना। दृढ़ता माने मजबूती। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दृढ़ता को आप ये भी समझ सकते हैं कठोर। इन शब्दों से आप इसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए किसी पदार्थ का वह गुण, कोई भी पदार्थ है उसका वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाता है। मतलब देखिए कोई भी पदार्थ है वो अपने आकार को बनाए रखने का जो उसमें गुण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ता कहते हैं। जिसके अंदर जितनी ज्यादा दृढ़ता होगी, ठीक है समझिए, जिसके अंदर जितनी ज्यादा दृढ़ता होगी या कहिए मजबूती होगी या कहिए कठोरपन होगा, वो अपने आकार को बनाए रखने में उतना ही सक्षम होगा। अब देखिए दृढ़ता क्या है, जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध, मतलब जैसे देखिए ये एक रबड़ है, क्या है, एक रबड़ है। आप इस पर क्या करें, बाहर से बल लगा रहे हैं, तो इसके अंदर अगर जितनी ज्यादा दृढ़ता होगी, ऐसे ही एक टुकड़ा मान लिया हमने, ये ले लिया लोहे का टुकड़ा, तो अब आप दोनों में अंतर कर पाएंगे। दोनों पे आप क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। ये लोहे का टुकड़ा है और ये रबड़ का टुकड़ा है।
तो आप रबड़ के टुकड़े पे बल लगा रहे हैं और इधर लोहे के टुकड़े पे बल लगा रहे हैं, तो आप देखेंगे कौन अपने आकार को बनाए रखने की पूरी ज्यादा कोशिश करेगा? लोहा। ठीक है, रबड़ का आकार जो होगा वो थोड़ा बिगड़ जाएगा, लेकिन लोहे का आकार बहुत हद तक वही रहेगा। यानी अगर किसी पदार्थ में ऐसा गुण है जिसके कारण वो बाहरी बल के खिलाफ जाके अपने आकार को बनाए रखता है, तो वह क्या कहलाता है? उसकी दृढ़ता कहलाता है। ठीक है, वह उसकी मजबूती कहलाता है। तो आप बताइए, अगर हम कहें दृढ़ता का सबसे ज्यादा दृढ़ता अगर किसी में होगी तो किस में होगी? सबसे ज्यादा दृढ़ता जो होगी ठोस पदार्थों में होगी। इसीलिए दृढ़ता के कारण ही ठोस पदार्थों का जो आकार होता है वो निश्चित रहता है। उससे कम किस में होगी? द्रवों में। और सबसे कम दृढ़ता किस में होगी? गैस में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दृढ़ता का मतलब क्या है? मजबूती। ठीक है, तो आप अपने आप हिसाब से ध्यान लगाएंगे कि मजबूती सबसे ज्यादा किस में होती है? ठोस में होती है। उससे कम किस में होती है? द्रव में होती है। और उससे कम किस में होती है? गैस में होती है। और दृढ़ता के कारण ही उनका जो आकार होता है वो निश्चित होता है, यानी वे अपने आकार को बनाए रखते हैं। ठीक है, देखिए ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल का मान अधिक होता है। अब जैसे ये सोचिए होता क्यों है ऐसा? जैसे कोई यहाँ पे ठोस पदार्थ है, तो ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो बहुत नजदीक नजदीक होते हैं और इनके बीच में रिक्त स्थान बिल्कुल नहीं होता है। रिक्त स्थान बिल्कुल नहीं होता है और ये दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। अब आप बताइए, नजदीक होने से क्या है? जो इनके बीच आकर्षण बल लगता है, यानी जिससे ये एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, वो बहुत ज्यादा लगता है। तो जब कभी भी आप इन पर बाहर से बल लगाते हैं तो ये एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं। तो छोड़ते ही नहीं तो वो जो कण हैं वो अपनी जगह से हिलते डुलते ही नहीं। यही कारण इनका जो आकार है वो अपना एक निश्चित होता है। लेकिन द्रवों में और गैसों में आकर्षण बल का मान कम हो जाता है, तो जो अणु हैं वो थोड़ा इधर उधर चल देते हैं। इसी कारण उनमें दृढ़ता का गुण नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। ये देखिए, अगला टॉपिक है जो हमारा है वो है संपीड्यता। संपीड्यता को भी देखिए कैसे समझिए। संपीड्यता माने होता है दबाना। ठीक है, संपीड्यता माने क्या होता है? दबाना। अब आप अपने आप से सोचिए, आपको एक बर्तन में ठोस दिया गया है और ये रहे ठोस के अणु। ठीक, ये आपको ठोस के अणु दे दिए। दूसरे बर्तन में आपको द्रव दे दिया गया। हम सभी को पता है द्रव में क्या होता है? जो कण होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं। और तीसरे बर्तन में आपको क्या दे दिया गया? गैस दे दिया है। तो गैस के बारे में देखिए, गैस के अणु तो ऐसे करके होते हैं। तो अब आपसे कहे इनको आपको दबाना है। ठीक है, तो बताइए ये जो ठोस के अणु हैं इनके बीच में जगह तो होगी नहीं। क्यों? क्योंकि ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं। तो आप इसको दबाएंगे, क्या ये दबेगा? नहीं दबेगा। तो यानी ठोस में संपीड्यता या तो नहीं होती या तो बहुत कम होती। लेकिन जब आपने देखा होगा द्रवों में, तो देखिए इनके बीच में ये थोड़ी बहुत खाली जगह है ना, तो अगर आप इनको दबाएंगे तो ये एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। यानी द्रवों को थोड़ा बहुत संपीड्य किया जा सकता, थोड़ा बहुत दबाया जा सकता है। लेकिन जब कभी भी आप गैस के बारे में देखेंगे तो गैस के अणु जो होते हैं वो बड़े दूर दूर होते हैं। तो आप जब इनको दबाने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाते हैं? एकदम पास पास आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पास पास हो जाएंगे। तो दबाना किस पे निर्भर करता है? इनके बीच की जगह में। जैसे इतनी बड़ी सीट पे अगर दो लोग बैठे हैं दूर दूर, तो आप इनको दबा के पास पास ला के और यहाँ किसी को बैठा सकते हैं। तो आप बताएंगे सबसे ज्यादा संपीड्यता किस में होती है? जिसमें उसी में होगी जिसमें सबसे ज्यादा बीच में रिक्त स्थान होगा। तो रिक्त स्थान सबसे ज्यादा किस में होता है? गैस में। भाई जो जितनी दूर दूर बैठा होगा दबा के उसको उतना ही तो पास कर लेंगे। और गैस से कम किस में होता है? द्रव में। और द्रव से कम किस में होता है? ठोस में। तो सबसे जो ज्यादा संपीड्यता होगी वो आप बताइए किसकी होगी? ज्यादा जो होगी वो गैस की होगी। ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो सबसे कम होगी वो किसकी होगी?
ठोस की होगी। ठीक है, तो अब इतना हमने जान लिया है संपीड्यता के बारे में। अब बस याद रखना, जिसके बीच में ज्यादा दूरी आप उसको उतना ही दबा सकते हैं, और जिसके बीच में दूरी ही नहीं है तो उसको दबा के कहाँ ले जाएंगे, दबेगा ही नहीं। ठीक, तो आइए अब इस आंसर को पढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये आंसर, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये बात हम सब ने पढ़ी कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अब ये सब में अलग अलग होता है। जैसे देखिए, ये ठोस है तो इसमें बहुत कम होगा, ये द्रव है तो इसमें थोड़ा ज्यादा होगा, और ये गैस है तो इसमें बहुत ज्यादा होगा। बाह्य दबाव या फिर बल, ये समझिए, बाह्य बल के कारण जब आप इन पर बाहर से बल लगाते हैं तो ये कण समीप आ जाते हैं। जैसे इस पे बल लगाए, जितनी इनके बीच में जगह होगी उतना दब जाएगा। ये देखिए, इसके बीच में जगह ज्यादा है तो ये ऊपर वाले से ज्यादा दब जाएगा, और यहाँ तो जगह बहुत है तो ये दोनों तो और ज्यादा दब जाएंगे। तो बाहरी बल के कारण ये क्या होंगे, दब के एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो पदार्थ के इसी गुण को क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं। यानी दबाव के कारण जो कण एक दूसरे के पास आ जाते हैं, उनके इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, संपीड्यता कहते हैं। अब सबसे ज्यादा संपीड्यता देखिए, द्रव और गैस संपीड्य होते हैं। जिनमें भी देखिए, यहां समझिएगा, गैसों सर्वाधिक संपीड्य होती हैं। गैसें सर्वाधिक संपीड्य की जा सकती हैं। सबसे ज्यादा संपीड़ित किसे किया जा सकता है, गैस का। कोई पूछे क्यों किया जा सकता है, कहना भैया इनके बीच में रिक्त स्थान जितना ज्यादा होता है उतना ही हम इनको दबा सकते हैं। ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है, मतलब ठोस में ना के बराबर संपीड्यता होती। कोई पूछे क्यों होती, तो कहना इनके बीच में जगह ही नहीं होती है, जगह नहीं होने के कारण इनका आयतन और आकार निश्चित होता है। बस यही चीज ध्यान रखनी। इनके इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस, गैस की बात कर रहे हैं, गैसों में संपीड्यता के कारण ही अधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीडित किया जा सकता है। मतलब बहुत ज्यादा गैस को भी आप बहुत कम जगह में मतलब दबा के संपीडित करके भर सकते हैं। ठीक है, तो संपीड्यता में बस एक बात ध्यान रखनी है, क्या कि क्यों संपीड्यता होती है, क्योंकि उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। जिसमें रिक्त स्थान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आप उसको दबा पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये है तरलता। तरलता के बारे में आइए पढ़ते हैं। तरलता देखिए, तरलता को व्यवहारिक रूप में आप समझेंगे तो तरलता माने होता है बहना। ठीक है, बहना, अंग्रेजी में कहें तो फ्लो होना। ऐसे जो द्रव होते हैं, द्रव या फिर गैस, वो बहते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तरलता। तो देखिए, पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। बस यहीं पे परिभाषा है। तरलता माने क्या होता है, आप क्या समझेंगे, बहने का गुण जो होता है, तो पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति को ही तरलता कहते हैं। अब देखिए, द्रव और गैसें ही बहती हैं, तो यानी तरलता किसमें है, केवल द्रवों और गैस में ही होती है। क्यों, क्योंकि द्रव या फिर गैस को आप अगर एक जगह पे रखेंगे तो वो बहता जाएगा, मतलब चल के दूसरी जगह पहुंच जाएगा। यानी इनमें तरलता होती है। क्यों, क्योंकि ये बहते हैं। लेकिन यही अगर आप ठोस को रख दें तो ठोस चल के कहीं आगे नहीं जाएगा, यानी ठोस में तरलता नहीं होती। तो तरल पदार्थ किसे कहेंगे, द्रव और गैस बहते हैं, इसीलिए इनको तरल पदार्थ भी कहा जाता है। अब देखिए, ठोस बिल्कुल नहीं बहते, ठोस को जहां रख देंगे वो बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक, तो इसलिए ठोसों में तरलता का गुण नहीं होता। गैसें सभी दिशाओं में बह सकती हैं। आपने पढ़ा है कि गैस के अणु दूर दूर होते हैं, इनमें बल बहुत कम लगता है, तो इसीलिए ये जिधर मन चाहे उधर चल सकती हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि जो तरलता है वो सबसे ज्यादा किसमें होगी, तो आप बताइए सबसे ज्यादा तरलता किसमें होगी। आपको पता है गैसें बड़ी आसानी से बह लेती हैं, उससे कम कौन होता है, बताइए, द्रव बहते हैं, और ना के बराबर कौन बहते हैं,
ठोस। यानी ठोसों में तो तरलता बिल्कुल भी नहीं होती, सबसे ज्यादा गैस में और सेकंड नंबर पे द्रव में। गैसों की तरलता द्रवों से अधिक होती, यही बात अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि गैसों में तरलता ज्यादा होगी और द्रवों में कम होगी। गैसों में तरलता क्यों होगी? तरलता माने बहना, और बहेगा तो जब इनके बीच में बल जो होगा वो बहुत कम काम कर रहा होगा, यानी किसी को मतलब ही नहीं, कोई किसी को पकड़ के ही नहीं रखेगा। देखिए, क्योंकि इनमें कणों की बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है, दूरी अधिक होने से क्या होगा? बल कम लगेगा, और जिस पर बल नहीं लगेगा वो आजादी से इधर उधर बहता रहेगा। यही तो है। तो कुल मिला के तरलता में क्या आपने देखा? तरलता माने क्या होता है? बहना, और बहना किस पर निर्भर करता है? आप बताइए। आकर्षण बल पर। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? आकर्षण बल पे। आकर्षण बल अगर कम होगा, आकर्षण बल कम होगा तो बहना ज्यादा अच्छे से होगा। ठीक है, जिनमें भी आकर्षण बल का मान कम होगा वो ज्यादा अच्छे से बह सकेंगे। अब आकर्षण बल का मान जो सबसे ज्यादा कम किस में होता है? सबसे कम किस में होता है? गैस में। तो यानी तरलता जो होगी वो सबसे ज्यादा किसकी होगी? गैस की। उससे कम आकर्षण बल किस में होता है? वो किसमें? द्रव में। और सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस में। तो यही जो क्रम हो जाएगा तरलता का, सबसे आसानी से बह सकने वाले पदार्थ गैस, उसके बाद द्रव, और ठोस तो बिल्कुल ही नहीं बहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। किसी भी पदार्थ को, किसी गैस को बर्तन में भरा जाना। देखिए, अब हम लोग जैसे पूछते हैं गैस को बर्तन में भरा जाना, जैसे हमने मान लिया ये हमारे पास कोई बर्तन है, तो बर्तन में जो गैस के कण होते हैं, ध्यान दीजिएगा, गैस के कण हैं, उनके बीच में क्या होता है? आकर्षण बल का मान, आप बताइए, कम होता है या ज्यादा होता है? आकर्षण बल कम होता है। ठीक है, आकर्षण बल कम होता है, तो जिसके कारण ये गैस के कण जो होते हैं वो सभी दिशाओं में चल जाते हैं। अब चलने के कारण इनमें क्या होती है? एक गतिज ऊर्जा होती है। क्या होता है? चलने के कारण इनमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। तो हमको पढ़ना है गैसों को, बर्तन में गैस को भरना। तो देखिए, किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है। अब बर्तन का मतलब यहाँ भगोना या कटोरा नहीं है, जैसे हम लोगों ने सिलेंडर देखा है उसकी बात कर रहे हैं, कोई बंद बर्तन। ठीक है, तो किसी भी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता। हम सब देखें सिलेंडर में गैस भरी होती। क्यों? क्योंकि इसके कण जो होते हैं सभी दिशाओं में तेजी से चलते हैं और बर्तन में पूरी तरह से फैल फैल जाते हैं। जैसे ऐसे देखिए, अगर आपने कोई लोहा, वो ठोस या द्रव पदार्थ डाला किसी बर्तन में तो वो तली पे जाके उसकी बैठ जाता है, लेकिन गैस ऐसा नहीं करती। उसके लिए जितनी जगह होगी उस सब में आराम से फैल के दूर दूर बैठते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है, बर्तन में पूरी तरह से फैल जाते हैं। जब यानी आप किसी भी बर्तन में गैस को भरेंगे तो वो क्या होगा? उस पूरे बर्तन में जाके फैल जाएगा। ऐसा इसके कणों की अधिक ऊर्जा किसके कारण होता है? एक तो इनके कणों में अधिक ऊर्जा, दूसरा नगण्य आकर्षण बल के कारण होता है। मतलब आकर्षण बल का मान देखिए बहुत कम होता है, इसलिए वो क्या करते हैं? आराम से एक दूसरी तरफ घूम के पूरे में आराम से बैठते हैं। दूसरा गतिज ऊर्जा होती है ज्यादा, तो वो एक जगह रुकते नहीं, बस पूरे में बर्तन में चक्कर लगाते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आकार पे बात करते हैं। देखिए, आकार के वाला पॉइंट लगभग सबको आता है। ठोस पदार्थों में अधिकतम अंतराणविक आकर्षण बल होता है। बस ऐसे आप सोचिए, ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमने पढ़ा है कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। तो पास पास होने में जो इनमें बल का मान है, बल वही है आकर्षण बल, बल का मान ज्यादा होता है। यानी कण जो हैं एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़ के रखते हैं, इधर उधर हिलने डुलने नहीं देते हैं। तो इसलिए इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है? निश्चित होता है। ये बात आपको समझ आई होगी।
ठोसों के बारे में कि ठोस के जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, इसलिए बल का मान बहुत ज्यादा होता है। बल का ज्यादा होने का मतलब क्या, जो कण हैं एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़ के रखे हैं, इनको हिलने डुलने नहीं देते, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है। बात करते हैं द्रव में, तो द्रव में आपने पढ़ा है कणों के बीच में थोड़ा बहुत रिक्त स्थान पाया जाता है। तो रिक्त स्थान अगर ज्यादा होगा तो बल का मान जो हो जाएगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और थोड़ा सा कम होने के कारण ये जो कण होंगे इधर उधर चलने लगेंगे तो आकार इनका कैसा हो जाएगा, आकार आप बताइए कैसा हो जाएगा, आकार अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए द्रवों का आकार अनिश्चित होता है। अब अगर बात कर लेते हैं गैस की, तो गैस के कण तो बहुत दूर दूर होते हैं। तो गैस के कण कहाँ बहुत दूर दूर होते हैं, यानी इनमें बल का जो मान होगा वो बहुत कम होगा, और बहुत कम होगा तो ये उतना ही ज्यादा इधर उधर भागेंगे, तो इनका भी आकार कैसा होगा, अनिश्चित होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग पढ़ लेते हैं। ठोस पदार्थों में जो अंतराणविक आकर्षण बल होता है वो अधिकतम होता है। ठीक है, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है। अब द्रव और गैस में जो बल का मान होता है वो कम होता है, इसीलिए ये उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिसमें इनको रखा जाता है, यानी इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इनका कोई आकार निश्चित नहीं होता। अब आइए आपको बताते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो गतिज ऊर्जा में देखते हैं क्या होता है। पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि गति के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। अब आप बताइए जो गति होती है वो सबसे ज्यादा किस में होती है, हमको पता सबसे ज्यादा गैस में होती है, उससे कम किस में होती है, द्रव में, और सबसे कम किस में होती है, ठोस में। गति यही तो होती है। तो अब बताइए गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होगी उसे क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा। तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें होती है, आप बताएंगे। जिसमें सबसे ज्यादा गति होगी उसी में गतिज ऊर्जा होगी। तो गति सबसे ज्यादा गैस में होती है, तो जाहिर सी बात है गतिज ऊर्जा भी सबसे ज्यादा किसमें होगी, गैस में। उससे कम गति द्रव में होती है, तो गतिज ऊर्जा भी उससे कम। और ठोसों की गतिज ऊर्जा तो बहुत ही कम होती है। कोई पूछे क्यों, तो कहना भाई इनकी गति भी तो सबसे कम होती है, तो गतिज ऊर्जा भी सबसे कम होगी। बस यही गतिज ऊर्जा के बारे में ध्यान रखना है। एक तो आपको परिभाषा कि गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। आप कहेंगे गति सबसे ज्यादा गैसों की होती है, इसीलिए गैसों में सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में गति थोड़ी कम हो जाती तो उनकी गतिज ऊर्जा भी कम हो जाती, और ठोस में तो बिल्कुल गति नहीं होती, इसलिए इनकी गतिज ऊर्जा भी बहुत 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 कम होती है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। ये देखिए गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलते रहते हैं और कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैसों से कम होती है, ये देखिए द्रव में गैसों से कम होती है क्योंकि द्रव के अणु थोड़ा चलते हैं। और ठोसों में तो न्यूनतम मतलब सबसे कम गतिज ऊर्जा होती है ठोस में। क्यों, क्योंकि कण तो उसकी अपनी जगह तक नहीं छोड़ते हैं, तो गतिज ऊर्जा कहाँ से आएगी। ठीक है, बस एक आखिरी क्वेश्चन उसी का था, घनत्व। घनत्व के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो देखिए घनत्व बराबर होता है, आप इसको ऐसे समझिए, घनत्व माने कैसे समझना है। आपके पास देखिए 3 बर्तन हैं और तीनों बर्तन का आकार बराबर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबका आकार जो है, आकार कह लीजिए या आयतन कह लीजिए, आकार या आयतन बराबर है। तीनों बर्तन का आकार या आयतन बराबर है, ये बात समझिएगा। अब देखिए घनत्व तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अब इस बर्तन में जो पहला बर्तन है इसमें उतनी ही जगह में 3 आदमी हैं, और इसमें उतनी ही जगह में 4 आदमी हैं, और इसमें उतनी ही जगह में देखिए कितने आदमी बैठते हैं, इतने हैं। तो घनत्व तो क्या होता है, इकाई आयतन। देखिए इकाई आयतन, कोई भी निश्चित आयतन ले लेंगे आप,
1 यूनिट या जितना भी आप लें सबका आयतन आपने बराबर ले लिया। इकाई आयतन के द्रव्यमान, अब द्रव्यमान किस पे निर्भर करेगा, जितने इसमें अणु होंगे। तो घनत्व को आप बस दो चीजों से समझेंगे। एक क्या होगा, सघनता। सघनता माने समझते हैं, अणुओं का पास पास होना। ठीक है, पहला जिसमें जो अणु होते हैं वो जितने पास पास होंगे उसका घनत्व तो उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा आप किसको देखेंगे, अणुओं की संख्या को। जिसमें अणुओं की संख्या ज्यादा होगी उसका घनत्व ज्यादा होगा। बस इन्हीं दो पॉइंट से आप घनत्व पता कर सकते हैं। जैसे ये तीनों बर्तन में हमने क्या लिया, सबका आकार क्या, आयतन बराबर कर लिया। अब जिसमें अणुओं की संख्या ज्यादा है वो कैसा होगा, उसका घनत्व ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा घनत्व देखिए इसका आएगा, उसके कम इसका आएगा और उससे कम इसका आएगा। तो देखिए क्यों, क्योंकि इसमें अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। अणुओं की संख्या ज्यादा है तो सघनता भी ज्यादा होगी। सघनता माने क्या होता है, पास पास होना। जिसमें अणु जितने पास पास होंगे उसका घनत्व उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए क्या होता है, किसी पदार्थ का घनत्व जो होता है प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। और ये परिभाषा आपको ना समझ में आए तो आप कहेंगे किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना, किसी वस्तु के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। घनत्व किन दो चीजों पर निर्भर करता है, अभी हमने पढ़ा है, किस पर, अणुओं की संख्या पर, अणु की संख्या पर, और दूसरा किस पर, उनके पास पास होने पर। ठीक है, यानी सघनता पर। तो आप बताइए सबसे ज्यादा अणु पास पास किस में होते हैं, ठोस में। उससे पास थोड़ा दूर दूर किस में होते हैं, द्रव में। और उससे दूर किस में होते हैं, गैस में। तो आपसे कोई पूछे सबसे ज्यादा घनत्व तो किसका होगा, जो घनत्व है वो सबसे ज्यादा ठोस का होगा, उससे कम द्रव का और सबसे कम गैस का। तो फ्रेंड्स ये जो थे हमारे चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स से शेयर कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीखते हैं। देखिए हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। तो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अब आपको जो 273 जोड़ने या घटाने में कंफ्यूजन होती है वो अब बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो आइए शुरू करते हैं। आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, केल्विन बराबर 273 और 1 मिनट, केल्विन बराबर 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक बस यही याद रखना है, बाकी कोई भी आपको याद नहीं रखना है। बस इसी से हमारा सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन में कितना दिया है, 300 केल्विन। तो केल्विन की जगह आप कितना लिख देंगे, 300 बराबर कितना दिया है, 273 और प्लस से डिग्री सेल्सियस। एक ही फॉर्मूले से आपके दोनों टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए ये 300 यहाँ लिखा, 273 जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर में सिर्फ उधर कौन रह जाएगा, डिग्री सेल्सियस। तो बताइए यहाँ 300 में से 273 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप बताइए। तो यहाँ पर बचेगा 27 डिग्री और जो कि मान होगा सेल्सियस में। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस एक यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी सिंपल सा मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब इसका चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से कर लेते हैं। अगली बार हमको दिया है 573 केल्विन, तो सिंपल सा फॉर्मूला वही रखेंगे, के बराबर क्या लिखा था, 273 और प्लस में डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपकी केल्विन का मान कितना दिया है, यहां से देखिए 573। तो सिंपल सा लिख देंगे 573 बराबर कितना है, 273 और प्लस में डिग्री सेल्सियस। तो 573 में से 273 इधर आ जाएगा, तो 273 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर में डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, तो अब देखिए 573 में से 273 घटाएंगे तो सिर्फ बचेगा 300, जो कि हमारा डिग्री सेल्सियस में मान होगा, और यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स, केवल एक फॉर्मूले से ही आपको जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग देखते हैं। कोई भी क्वेश्चन में अब आपको 1% भी डाउट नहीं रहेगा। देखिए, तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। आज आपका एक ही कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसमें ये सभी क्वेश्चंस खत्म हो जाएं। देखिए, जल जो होता है वो क्या होता है, तीनों भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है। यानी जल जो है वो ठोस भी होगा और द्रव रूप में भी रहेगा और गैस में भी पाया जाएगा। ठीक है, तो आइए किस किस तापमान पर ये किस किस में रहेगा तो हम आपको बताते हैं। जब भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस आपसे पूछे या फिर आपसे कहे कि 1 से 99 के बीच आपको कोई तापमान दे दे, या फिर आपसे कहे 100 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, या फिर कहे आपसे 100 से ज्यादा। 100 से ज्यादा का मतलब 100 से ऊपर कोई भी हो। तो अब यहां आराम से समझेंगे। देखिए, जब भी वो आपसे क्या कहे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो 0 पे हमको पता है कि जल किस रूप में होता है, बर्फ में होता है। बर्फ मतलब क्या कह सकते हैं, इसको ठोस होता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर ये जम जाता है, और जमने का मतलब क्या है, किस रूप में रहेगा, ठोस में होगा। तो देखिए ध्यान से, केवल ये ठोस में नहीं होता है, 0 पर या ठोस और द्रव दोनों में अदलते बदलते रहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 0 पर क्या होता है, या ठोस द्रव में और द्रव ठोस में लगातार बदलते रहते हैं। लेकिन यहीं पे बात करें अगर कोई 1 से 99 तक की, 1 से 99 तक में क्या होता है, ये देखिए, ये द्रव में रहेगा। किस अवस्था में रहेगा, द्रव अवस्था में। तो आपको कोई भी 1 से लेके 99 तक के तापमान में कोई भी तापमान देके पूछे, जैसे मान लो कह दिया 25 डिग्री, तो 25 इसी के बीच में आएगा, तो हम लोग कह देंगे किस में होगा, द्रव में। अब ऐसे ही देखिए 100, यानी यहां समझिए 100 तापमान दिया है, तो 100 पे हम लोगों को पता है जो पानी होता है वो उबलता है, तो उबलने पे वो किस में बदल जाता है, वाष्प या फिर गैस में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर गैस लिखते हैं। तो देखिए कितना आसानी से हो जाएगा, ये किस में रहेगा, द्रव और गैस दोनों में पाया जाएगा। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 डिग्री पे किस अवस्था लिखेंगे, कौन सी अवस्था होगी, द्रव और गैस। और जैसे ही 100 से ज्यादा का कोई भी टेम्परेचर हो, वहां पे ये सिर्फ किस में पाया जाएगा, गैस या कह लीजिए वाष्प अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, तो आपको बस यही याद रखना, 0 डिग्री सेल्सियस पर किस में होगा, ठोस और द्रव में। 1 से 99 में कितने में होगा, द्रव में। 100 डिग्री सेल्सियस पर अवस्था इसकी क्या होगी, द्रव और गैस। और 100 से ज्यादा कोई भी टेम्परेचर हो तो वहां क्या होगा, गैस होगी। ठीक है, तो इतनी चीजें आप ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमको पहला जो दिया है कितना दिया है, 250 डिग्री सेल्सियस। तो आप अपने आप से बताइए 250 का मान ये कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। तो हम लोगों ने जो लास्ट पॉइंट लिखा था कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होगा, अतः तब जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, बोलिए जल्दी से, इसकी अवस्था कौन सी होगी, इसकी अवस्था आप बताएं। तो इसकी अवस्था होगी 100 से ऊपर में वाष्प या फिर कह लीजिए गैस। ठीक है, कोई भी एक चीज लिख सकते हैं, वाष्प या फिर गैस। 100 से ऊपर कोई भी तापमान दिया हो तो इसकी भौतिक अवस्था क्या होगी, वाष्प या गैस। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए 100 डिग्री सेल्सियस दिया है। तो 100 डिग्री पे हम लोग देखते हैं, हमने कहा था 100 डिग्री पर यह दो रूपों में पाया जाएगा। एक तो कौन सा होगा, द्रव होगा, और दूसरा कौन सा होगा, गैस या वाष्प। कोई एक चीज लिख दी जिसमें ये अदलते बदलते रहेंगे। ठीक है, 100 डिग्री पर द्रव और गैसीय दोनों अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि 100 डिग्री पर जल उबलकर भाप बनने लगता है। और ये जो पहला वाला है 100 डिग्री से ऊपर का है, तो इसीलिए सिर्फ केवल किसमें होगा, गैसीय अवस्था में होगा। तो वो सब आपको कोई दिक्कत नहीं, जो हम लोगों ने बताई है वो सब कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। देखिए, ये बहुत समझने लायक है।
किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, यहां समझिएगा, अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप स्थिर रहता है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लें कि जब भी कोई पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है तो उसका जो तापमान है वो स्थिर रहता है, मतलब नहीं बदलता। समझिए, जैसे कोई पदार्थ अगर ठोस से द्रव में बदल रहा है तो जितनी देर ये ठोस से द्रव में बदलेगा तो वहां पर जो तापमान है, तापमान उतनी देर नहीं बदलेगा, तापमान स्थिर हो जाएगा, स्थिर रहेगा। ये बात समझिए। जैसे आपको कोई ठोस पदार्थ दिया गया है तो आप इसको अभी गर्म कर रहे हैं, ठोस को गर्म कर रहे हैं, तो पहले तो इसका तापमान बढ़ेगा, ये बात समझिएगा, तापमान बढ़ेगा। मतलब आपको कोई ठोस पदार्थ दिया गया है और आप उसको गर्म कर रहे हैं तो उसका तापमान जो होगा बढ़ने लगेगा, और ये बढ़ते जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर ये अब तापमान नहीं बढ़ेगा, केवल ये ठोस क्या होगा, पिघलने लगेगा, यानी ठोस किसमें, द्रव में बदलने लगेगा। तो समझिए यहां पर क्या हो रहा है, अभी आप ठोस को गर्म कर रहे हैं, जो गर्मी दे रहे हैं इसको, वो इसके तापमान को बढ़ा रही है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन जब तापमान एक बार कहां तक पहुंच जाएगा, इसके गलनांक तक पहुंच जाएगा, ठीक है, जो भी इसका गलनांक होगा वहां तक पहुंच जाएगा। अब जो भी आप गर्मी देंगे वो इसका तापमान नहीं बढ़ाएगी, वो क्या करेगी, इसको ठोस से द्रव में ले जाएगी। तो कहना, वो जो आप गर्मी दे रहे हैं वो या ऊर्जा दे रहे हैं, वो कहाँ चली जाएगी, वो जो ठोस के अणुओं के बीच बंध बने हुए हैं इनको तोड़ने में खत्म होती जाएगी। जब ठोस के जो अणुओं के बीच के बंध टूटेंगे तभी ये आजाद होंगे और तभी दूर दूर चलेंगे। और दूर दूर किसमें होते हैं, द्रव में, क्योंकि ठोस में तो ये पैक होते हैं ना, एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। तो इन्हीं के जुड़े हुए जो बंध होते हैं उनको तोड़ने के लिए ये जो आप ऊर्जा दे रहे हैं सारी खर्च हो जाती है, इसीलिए उसका तापमान जो है वो नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जब भी कोई अवस्था परिवर्तन होता है तो वहां पर तापमान स्थिर रहता है। क्यों स्थिर रहता है, क्योंकि आप जो ऊर्जा देते हैं या ऊष्मा देते हैं वो कहाँ खर्च हो जाती है, उसके अणुओं के बीच में जो बंध बने होते हैं उनको तोड़ने में ही खत्म हो जाती है, तो ताप बढ़ता ही नहीं है। आइए अब इसको पढ़ते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। देखें, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान ताप स्थिर रहता है। इतनी बात तो अपने दिमाग में बैठा ही लीजिए, जब भी अवस्था परिवर्तन होगा, चाहे ठोस से द्रव में हो और चाहे द्रव से गैस में हो, कोई भी अवस्था परिवर्तन हो वहां पर क्या होगा, ताप स्थिर रहेगा। क्यों, क्योंकि दी जाने वाली ऊष्मा, मतलब जो आप ऊष्मा दे रहे हैं यानी गर्म कर रहे हैं, उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में ही खर्च हो जाती है। बस यही आंसर है आपका, उसके कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में ही खर्च हो जाती है। हमने पढ़ा जो ठोस के कण होते हैं वो बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, इनके बीच में आकर्षण बल बहुत तेजी से काम करता है, बहुत ज्यादा काम करता है। तो जो भी आप ऊष्मा दे रहे हैं वो किसमें खर्च हो जाती है, इनके बीच जो आकर्षण बल है या कहिए बंध बने हुए हैं उनको तोड़ने में खर्च हो जाती है। अतः इस प्रकार अवस्था परिवर्तन के दौरान जो ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जो आप ऊष्मा देते हैं किसको, ठोस से द्रव में बदलने के लिए, तो ये हो जाएगा गलन की गुप्त ऊष्मा, और द्रव को वाष्प या गैस में बदल रहे हैं तो ये हो जाएगा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। फिलहाल वो आपको नहीं, बस आपको यहां तक लिखना है, प्रयुक्त हो जाती है, अतः उसका तापमान स्थिर रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये समझाना है कि वायुमंडलीय गैसें जो हैं, वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करना, बस आपको कुछ नहीं करना, जो गैस है आपकी उसको आपको किस में बदलना है, द्रव में बदलना है।
तो देखिए हम सब ने पढ़ा है जो गैस के अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे ये कोई बर्तन है, बर्तन के अंदर ये गैस बड़े दूर दूर होती है। तो आप इनको कैसे पास पास ला सकते हैं? क्यों? क्योंकि द्रव में क्या होता है, जो अणु होते हैं वो गैस की तुलना में ज्यादा नजदीक होते हैं। तो एक तो तरीका क्या है, इनका तापमान जो हो वो आप कम करते चले जाएं, तापमान कम कर दें। ठीक है, तो तापमान कम करने से क्या होगा, इनकी गतिज ऊर्जा जो है वो कम हो जाएगी, तो ये सब ठंडे होने लगेंगे। ठंडे होके क्या हो जाएंगे, सिकुड़ने लगेंगे, सिकुड़ के सब एक दूसरे के पास पास आने लगेंगे। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप इस पे एक पिस्टन लगाएं और ऊपर से इसको दबा दें नीचे की तरफ, यानी दाब बढ़ा दें, दाब का मान अधिक कर दें। दो ही तरीके हैं। एक क्या करें, दाब, देखिए दाब को बढ़ाकर या फिर तापमान को घटाकर वायुमंडलीय गैसों को द्रव में बदला जा सकता है। बस यहीं तक आंसर है। देखिए कैसे, एक सिलेंडर में क्या करें, वायुमंडलीय गैसों को भर लें, फिर इसमें लगे पिस्टन, जो ये ऊपर लगा होता है पिस्टन, पिस्टन से संपीड़ित, संपीड़ित करना माने दबाएं, ठीक है, और ताप को कम करें तो पदार्थ के कण समीप आ जाते हैं और द्रव में बदल जाते हैं। बस आपको यही चीजें ध्यान रखनी है। देखिए जैसे इसमें गैस है तो इसके अणु दूर दूर हैं, तो आप क्या करें, ये जो पिस्टन है, पिस्टन को क्या करें, नीचे की ओर दबाएं। जैसे देखिए यहां दबा रहे हैं तो क्या होगा, जो अणु दूर दूर थे और दबाने पे देखिए एकदम पास पास आ गए, यानी ये किस में बदल गए, द्रव में। तो ये तो पहला तरीका हुआ कि दाब डालकर। दूसरा हमने बताया कि इनका तापमान कर देंगे तो भी इनकी क्या हो जाएगी, ऊर्जा कम हो जाएगी और फिर भी ये अणु क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा था ये नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि गर्म शुष्क दिन, मतलब गर्मियों के दिनों की बात कर रहे हैं, गर्म और शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा करता है, क्यों? देखिए दो तरीके का मौसम आपने देखा होगा। एक, जिस दिन क्या हो, गर्मी ज्यादा रहे लेकिन शुष्क मौसम रहे, शुष्क मौसम रहे। दूसरा, कभी कभी आपने देखा होगा गर्मी तो होती है लेकिन साथ में उमस बहुत होती है। तो हम उमस वाले की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, शुष्क वाले की। तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि जिस दिन गर्म और शुष्क दिन वाले में वायु में नमी कम होती, मतलब जब भाई मौसम शुष्क होगा तो यानी वायु में जो नमी की क्या होगी, कमी होगी, यानी नमी कम रहेगी। और तापमान गर्म है तो गर्म है तो जाहिर सी बात है तापमान अधिक होगा। दो चीजें आपने यहां समझी कि अगर तापमान ज्यादा है, ध्यान से समझिएगा, तापमान क्या है, ये ऊपर का एरो बता रहा है कि तापमान ज्यादा है और नमी क्या है, कम है, नमी क्या है, कम है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। हमने पढ़ा है जो तापमान होता है, अगर तापमान ज्यादा होगा तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बताइए, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी ना, यही तो पढ़ा है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है ना, जिस दिन तापमान ज्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, या कहिए वाष्पीकरण अधिक होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर आर्द्रता घटने पर वाष्पीकरण दर बढ़ती है। ये बात हम लोगों ने पढ़ी है। तथा हम जानते हैं कि जो वाष्पीकरण से ही शीतलता उत्पन्न होती है, ये बात इंपॉर्टेंट है। जो शीतलता है या ठंडापन है वो किसके कारण आता है, वाष्पीकरण से। कि जो घड़े का पानी आप लोग पीते हैं उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, वहीं से वाष्पीकरण होता है, जिसके कारण देखिए घड़े का पानी कैसा होता है, ठंडा होता है। तो हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से ही शीतलता आती है, अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर कमरे को ठंडा बना देती है। बस आंसर यहीं पे है कि जिस दिन गर्म और शुष्क दिन होगा तो वायु में नमी की जो मात्रा होगी वो कम होगी,
और तापमान अधिक होगा। ये गर्म दिन की कंडीशन है। अब तापमान अधिक होने से क्या होता है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और जितनी तेजी से वाष्पीकरण होगा उतना ही आपको ठंडा ठंडा लगेगा। आप इसको ऐसे महसूस करते हैं, आपके सामने शरीर में पसीना आता है, पसीना आने पे आप क्या करते हैं, कूलर या पंखे के सामने जहां भी हवा चलती है वहां आप बैठ जाते हैं। बैठ जाने पे क्या होता है, पसीना जितनी तेजी से उड़ता है, पसीना जो है जितनी तेजी से उड़ेगा उतना ही आपको ठंडा ठंडा लगता है। जैसे एसी में बैठ जाएं तो तुरंत पसीना एकदम सूख जाता है और आपको ठंड जैसा लगने लगता है। तो इसीलिए कूलर के अंदर से ठंडी हवा बाहर कमरे में फैलने लगती है और आपको ठंडा लगने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये रहा कि देखिए ध्यान से, ये भी सब क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। एसीटोन या फिर पेट्रोल, एसीटोन छोड़ दीजिए, पेट्रोल समझिए, या फिर इत्र, कोई भी तीन में से एक नाम समझ लीजिए जो आपने देखे हों। ये डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती। कभी आप पेट्रोल को हाथ पर जब लेंगे तो देखेंगे, पेट्रोल जब हाथ पर आप रखेंगे तो आपको कैसा लगेगा, बड़ा ठंडा ठंडा लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए ऐसा क्यों होता है कि एसीटोन या पेट्रोल या फिर इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसके कण जो होते हैं, किसके कण, पेट्रोल या फिर परफ्यूम के कण हथेली या उसके आसपास से ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं। यानी जो ये पेट्रोल के कण हैं ये आपके हाथ से ऊष्मा लेंगे और क्या करेंगे, उड़ जाएंगे। आसपास से ऊष्मा ली और वाष्पीकृत हो गए, वाष्पीकृत मतलब भाप बन के उड़ गए। अब जहां से ये ऊष्मा लेके चले गए, चाहे आपका हाथ हो चाहे आस पड़ोस का वायुमंडल, वहां पर तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और तापमान कम होगा, बस यही लिए हमको क्या, हथेली पर शीतलता महसूस होने लगती है। हमेशा याद रखिए, जैसे आप लोहा है, ठंडियों में लोहा छुए जाके, लोहा छूने पर कैसा लगता है, ठंडा लगता है। क्यों, क्योंकि देखिए लोहा जो होता है वो क्या करता है, आपके हाथ से ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा। लोहा क्या करेगा, आपके हाथ से ऊष्मा को ले लेगा। तो लोहे ने तो ऊष्मा ले ली है, आपके हाथ से ऊष्मा क्या हो गई, चली गई। तो यानी आपके हाथ का तापमान अब कैसा हो गया, कम हो गया, और आपको अब ये क्या लगने लगेगा, ठंडा ठंडा लगने लगेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, जब एसीटोन को आप अपनी हथेली पे डालते हैं तो पेट्रोल या एसीटोन के जो कण होते हैं वो आपके हाथ से क्या करेंगे, ऊष्मा लेके अपने आप तो वाष्प बन के उड़ जाएंगे और आपके हाथ का तापमान जो होगा उस जगह का कम हो जाएगा। यही लिए आपको ठंडा ठंडा लगने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब देखिए फिर वही सब क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। कप की अपेक्षा, ध्यान से सीजिए, कप की अपेक्षा प्लेट से गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं। ये जिसने भी वाष्पीकरण का टॉपिक पढ़ा है तो वो आसानी से कर लेगा। ठीक है, तो देखिए क्यों, कप में एरिया जो होता है कम होता है और प्लेट में एरिया ज्यादा होता है। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लेट की सतह को क्षेत्रफल, प्लेट की सतह का क्षेत्रफल कप की सतह के क्षेत्रफल से अधिक होता है। आप ऐसे देखिए, कप जो होता है उसमें जगह कम होती है और प्लेट में जगह क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जितना अधिक सतह का क्षेत्रफल होगा, ये हम लोगों ने पढ़ा था जब वाष्पीकरण पढ़ा है कि उसमें एक कारक पढ़ा था सतह का क्षेत्रफल। तो जितना अधिक सतह क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण भी उतनी जल्दी होगा। ये बात समझिएगा। जैसे हम लोग एक कटोरी में पानी रख के आए छत पे और बड़ा सा एक थाली में पानी रख के आए उतना ही पानी, तो किसमें से जल्दी उड़ेगा, तो आप सब कहेंगे किसमें से, थाली में से। कपड़े को लपेट के अगर सुखाने डालें और कपड़े को फैला के सुखाने डालें तो कौन सा जल्दी सूखेगा, फैलाने वाला। तो जैसे ही आप सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे वाष्पीकरण भी जल्दी होने लगेगा। अब देखिए हमारे पास प्लेट है जिससे दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। अगर चाय किस में रखी है, प्लेट में रखी है, तो यहां से वाष्पीकरण तेजी से होगा। और हमने कहा जहां पर भी वाष्पीकरण होता है वहां चीजें कैसी हो जाती हैं, ठंडी हो जाती हैं।
तो दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाएगा और हम उसको जल्दी जल्दी पी सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, वाष्पीकरण से क्या होता है, ठंडक मिलती है। तो वाष्पीकरण वो किसी भी चीज का हो, जैसे चाय का वाष्पीकरण हो रहा है तो चाय अपने आप में ठंडी हो जाएगी, दूध का हो रहा है तो दूध ठंडा हो जाएगा, हम लोग आसानी से पी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड्स वीडियो लंबी हो रही है, एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग, फिर देखते हैं आगे। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, गर्मियों के दिनों में, जो गर्मियों के दिन होते हैं वहां देखिए क्या होता है, किस तरह के कपड़े हमको पहनने चाहिए। तो ये तो व्यवहारिक आंसर है, हम सभी लिख सकते हैं, गर्मियों के दिनों में हमको किस तरह से कपड़े पहनने चाहिए। तो गर्मियों में हल्के रंग के, एक ये याद रखिए, हल्के रंग के और सूती कपड़े पहनने चाहिए, बस यहीं पे समझिएगा, हल्के रंग के और सूती कपड़े पहनने चाहिए। अब हल्के रंग के क्यों पहनने चाहिए, ये देखिए, जो हल्के रंग के कपड़े हैं ऊष्मा अवशोषित नहीं करते, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी हल्के रंग के कपड़े हैं वो ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जितने भी गहरे रंग के कपड़े होते हैं, गहरे रंग के, वो ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। तो जब अगर ऊष्मा अवशोषित होगी तो आपको गर्मी लगेगी, और ठीक है, गहरे रंग के हैं वो ऊष्मा अवशोषित करते हैं, जबकि हल्के रंग के ऊष्मा अवशोषित नहीं करते हैं। तो और साथ में सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ों में छिद्र अधिक होते हैं, जिससे पसीना जो होता है अवशोषित हो जाता है, सोख लिया जाता है, और जैसे ही छिद्रों से वो क्या होता है, बाष्पीकरण तेजी से होता है और पसीना सूख जाता है। इस क्रिया में हमारी त्वचा से बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ले ली जाती है, सही, ऊष्मा ले ली जाती है, और इस तरह त्वचा से ऊष्मा निकलने के कारण ठंडक तथा आरामदायक महसूस होता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये दो पॉइंट जो हम लोगों ने ऊपर पढ़े थे उनको ध्यान रखना है कि किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। तो आप कहेंगे हल्के रंग के पहनने चाहिए, और कैसे, सूती पहनने चाहिए। तो पूछे हल्के रंग के क्यों पहनने चाहिए, तो कहना हल्के रंग के जो हैं ऊष्मा अवशोषित नहीं करते हैं, हमको ठंडा महसूस होता है। सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ों के बीच में छिद्र अधिक होते हैं, इससे हमारी सतह से जो पसीना है वो आसानी से वाष्पीकृत हो सकता है। ठीक है, बस इसीलिए हमको सूती कपड़े पहनने चाहिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित तापमानों को क्या करना है, सेल्सियस में परिवर्तित करना है। तो फ्रेंड्स इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो आधा सीख लेते हैं कि 273 जोड़ना है या 273 घटाना है, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम लोग ये कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म कर लेंगे। तो ठीक है, आइए देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो जब कभी भी आपको केल्विन से किसमें, सेल्सियस में बदलना हो या सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है कब जोड़ा जाता है कब घटाया जाता है। तो अब ये कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म होने जा रही है। ठीक है, तो देखिए कैसे खत्म होगी। आपको बस एक बेसिक फॉर्मूला याद करना है कि केल्विन बराबर जो होता है डिग्री सेल्सियस मान प्लस 273, बस एक ये फॉर्मूला याद करना है, बाकी कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए इसमें हमको किसमें चाहिए, सेल्सियस में चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए हमको कितना 293 केल्विन को किसमें बदलना है, सेल्सियस में। तो इसी फॉर्मूले में रख दीजिए, ये क्या दिया है, केल्विन, तो केल्विन दिया है तो हम इसको यहां लिख दें, 293 लिख दिया, बराबर लगा है लगा दिया, ये सेल्सियस लिखा है लिख दिया, और ये 273 लिखा है लिख दिया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आप बताइए, ये 273 बराबर के सीधी तरफ है और प्लस में है, जब इसको इधर लाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस में। तो देखिए क्या आएगा, 293 तो पहले से लिखा है, ये माइनस का हो जाएगा कितना, 273, और इधर कौन रह जाएगा, केवल डिग्री सेल्सियस। अब 93 में से 73 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप बताइए, 20 आएगा, और ये किस में आ गया, डिग्री सेल्सियस। ये यानी कि हमारा पहला सवाल
हल हो गया। तो आपको इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है कि कब जोड़ना है कब घटाना, कोई मतलब नहीं, सिर्फ ये वाली लाइन आपको ध्यान रखनी है। तो केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, तो पहला सवाल हमने हल कर लिया। अब आइए आपको दूसरा सवाल भी हल कराते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग कितनी आसानी से ये पहला सवाल हल कर चुके हैं। इसी तरह से फिर से देखते हैं दूसरा सवाल। तो हमने कहा एक लाइन बस आपको याद रखनी है, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। जितनी बार आप इसको लिखेंगे आपको याद होता जाएगा। तो अब की किसको बदलना है, 470 को। तो केल्विन की जगह क्या लिख दें, 470 बराबर डिग्री सेल्सियस लिख दीजिए, प्लस क्या लिख दें, 273। सही है। तो कोई जरूरत नहीं कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं, कंफ्यूजन में ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं। अब देखिए ये 273 प्लस का है, जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो बस लिख दीजिए 470 लिखा हुआ ही है, और माइनस का क्या लिख देंगे, 273। और इधर कौन रह गया, डिग्री सेल्सियस। आप बताइए 470 में से 273 घटाएं तो कितना आएगा, बताइए, घटा के बताइए। तो यहाँ आएगा 197। ठीक है, और ये किस में आएगा, डिग्री सेल्सियस में। लो, दोनों सवाल हमने बड़े आसानी से कर लिए। तो जोड़ने और घटाने की टेंशन अब खत्म हो गई। ठीक है, तो पहला सवाल हम लोग इस तरह से हल कर चुके हैं। बस आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और सारे सवाल की समस्या खत्म। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सवाल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हमारा पहला सवाल खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, तो दूसरे सवाल में देखिए उसी का ठीक उल्टा सवाल दिया गया है। तो अब तो ऐसे सवाल को करने में मजा आना चाहिए। निम्नलिखित तापमानों को केल्विन में बदलना है। तो वो जोड़ने घटाने की टेंशन खत्म, सिर्फ हमको क्या ध्यान रखना है, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273 यानी 273, बस, बाकी कोई टेंशन नहीं। अब ये दिया क्या है, बस वो देखिए 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो यानी केल्विन की जगह केल्विन ही लिखिए, सेल्सियस की जगह कितना लिखेंगे, 25 लिख देंगे क्योंकि 25 दिया है, और साथ में 273 तो अपने आप लिखा है। तो अब तो सिंपल सी इक्वेशन है, क्या करना है, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 5 और 3 मिला के 8 हुए, 7 2 9 हुए, और 2 आगे लिखे हैं, ये किसका मान आ गया, केल्विन का। तो केल्विन बराबर कितना आया, 298। देखिए जोड़ने घटाने की टेंशन ही खत्म, कोई कंफ्यूजन नहीं, आसानी से सवाल हल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं। तो इसको मिटा देते हैं। तो अगला सवाल अब हम लोग करने जा रहे हैं, वो देखिए कैसे होगा। इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए फिर से शुरू करते हैं अगला सवाल। तो लाइन हर बार आपको यही याद रखनी, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार ही ये आपको याद होगा, 273। ठीक है, अब देखिए अगली बार हम लोगों को किसको बदलना, 373 सेल्सियस को, यानी केल्विन केल्विन ही रहेगा, सेल्सियस की जगह 373 दिया है। ठीक है, और साथ में इसमें पीछे क्या लिखा है, 273। तो बस सिंपल सी मैथमेटिक्स है, आप इनको जोड़ के बताइए। तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6, 7 7 14 के 4, हासिल 1, 2 3 5 और 1 6, यानी 646 केल्विन। ये देखिए हम लोगों ने सवाल हल कर दिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बस अब कभी भी ऐसे सवाल अगर हल करने हो तो क्या करना है, केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273, बस दिमाग में यही चलना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, और सवाल चुटकियों में हल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कुछ कारण बताने हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। नेप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना गायब हो जाता है। नेप्थलीन समझते हैं, अगर नेप्थलीन नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, आप कपूर समझिए। क्या करना है, कपूर को कह रहे हैं आप थोड़ी देर किसी बर्तन में ले जाके छत पे रख दीजिए। ठीक है, और जैसे ही आप 1 2 घंटे बाद जाएंगे तो देखेंगे बर्तन पूरी तरह से खाली मिलेगा।
ये जो था इसमें कपूर रखा हुआ था, थोड़ी देर बाद आप गए, बर्तन क्या हो गया, खाली हो गया। तो पूछ रहे हैं ऐसा क्यों होता है। तो ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनको आप क्या करें, गर्म करें तो वो बिना द्रव में बदले सीधे किस में बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। यानी शुरुआत में वो कैसे रहेंगे, ठोस रहेंगे, आप उनको हल्का सा गर्म करेंगे तो ठोस द्रव में बदलता है ना, पर ये लोग सीधे किस में बदल जाते हैं, गैस में। तो गैस है वो तो गैस बन के उड़ गया, तो आपको कहां से कुछ मिलेगा। तो ऐसे पदार्थ को कहते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ, ठीक है, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये देखिएगा, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। तो लोग केवल ऊर्ध्वपातन पढ़ाते हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ के नाम नहीं बताते हैं। तो क्या होगा, ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहा जाता है। अब देखिए कौन कौन से होते हैं। तो एक तो आपने देखा कपूर, एक होता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, इसको हिंदी में नौसादर भी कहते हैं। और एक होता है नैप्थलीन। तो नैप्थलीन ये भी कैसा है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। तो ये कुछ उदाहरण आपको बता दिए हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको आप शुरुआत में ठोस रहेंगे, आप अगर हल्का सा गर्म करेंगे तो ये गैस में बदल जाएंगे और कुछ भी अवशेष नहीं छोड़ेंगे, सीधे उड़ जाएंगे, ठीक है। ऐसे पदार्थों को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं और यह घटना क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए नेप्थलीन एक कैसा है, वाष्पशील ठोस है, वाष्पशील ठोस है, जो ठोस को द्रव अवस्था में आए बिना ही, देखो द्रव अवस्था में बदले बिना ही गैस में बदल जाता है। ये कैसा ठोस है, वाष्पशील ठोस है, जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना ही डायरेक्ट कहां चला जाता है, गैस में बदल जाता है। इसीलिए इसे ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। और कुछ समय बाद यह ठोस पदार्थ छोड़े बिना ही हवा में वाष्प बन के उड़ जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन है ये, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, ठीक है। जैसे इत्र को आप परफ्यूम जानते हैं, तो अगर कोई एक आदमी ए है, वो आज बढ़िया परफ्यूम डाल के आया और हम लोग यहाँ बड़ी दूर बैठे हैं उससे, तो भी खुशबू धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच जाती है। तो आपको बताना है ऐसा क्यों होता है। तो समझिएगा ध्यान से, हम लोगों ने पढ़ा है जो गैस के कण होते हैं, ध्यान दीजिएगा, गैस के कण वो कैसे होते हैं, बड़ी दूर दूर होते हैं, ये तो पढ़ा है। दूर दूर होने के कारण क्या होता है, इन पर आकर्षण बल जो होता है, आकर्षण बल बहुत कम लगता है। आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम लगता है। अब जब किसी पे कोई आकर्षण बल नहीं लग रहा, तो वो आराम से इधर उधर क्या करता रहता है, गति करता रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको पकड़ने वाला कोई है ही नहीं, कोई बल ही नहीं है, तो वो क्या करता रहता है, गति करता रहता है। और गति करते करते ही वो बड़ी दूर दूर तक निकल जाता है और इसी से आपको उसकी सुगंध आ जाती है, ठीक है। तो आइए इस आंसर को भी हम लोग पढ़ देते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है, ये है, जब इत्र कैसा है, एक वाष्पशील द्रव है, बड़े ही कम टेम्परेचर पे ही ये वाष्प में बदल जाता है। अब वाष्प यानी गैस में बदल गया तो तेजी से वाष्प में बदल जाता है तथा वायु के कणों के साथ मिलकर सभी दिशाओं में तेजी से विसरित माने चलने लगता है, फैलने लगता है। यही कारण है कि इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए हमारे पास तक पहुंच जाती। आपको कुछ नहीं याद रखना, इत्र जो हम लोग लगाते हैं वो तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन वो बहुत जल्दी ही किस में बदल जाता है, वाष्प में। और वाष्प के जो कण होते हैं उनके बीच में क्या आकर्षण बल बहुत कम लगता है, इसलिए वो क्या होते हैं, बड़ी तेजी से इधर उधर गति करते हैं और दूर दूर तक चले जाते हैं। बस यही लिए हम लोगों तक गंध पहुंच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों को
कणों के उनके बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल में व्यवस्थित करें। पहले तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, आकर्षण बल जहां अगर दूरी कम होगी, एक मिनट देखिए, आकर्षण बल के बारे में बात करी जा रही, अगर दूरी कम है, किनके बीच में, कणों के बीच में दूरी कम है, तो जो बल जो होगा वो ज्यादा लगेगा। ये बात दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अगर कणों के बीच की दूरी कम है तो बल ज्यादा होगा, और अगर दूरी ज्यादा है तो फिर क्या होगा, दूरी अगर लिख दें ज्यादा है तो बल का मान क्या हो जाएगा, आप बताइए, बल का मान कम होगा। ठीक। और एक बात याद रखिएगा, बल सबसे ज्यादा किसमें लगता है, ठोस में, क्योंकि ठोस में कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है। उससे जगह कम किसमें लगता है, द्रव में, और सबसे कम किसमें लगता है, गैस में। तो अब आप यहां पर पहचानिए, देखिए, जल, चीनी और ऑक्सीजन, आप इनमें पहचान के बताइए ठोस कौन है, ठोस तो चीनी है, तो सबसे ज्यादा बल किसमें लगेगा, चीनी के कणों में। उसके बाद आप बताइए, ठोस के बाद कौन है, द्रव, द्रव कौन है, जल है, तो उससे कम बल किसमें लगेगा, जल में। और तीसरा ऑक्सीजन क्या है, गैस, तो यहां पे आ जाएगी ऑक्सीजन। ठीक है, तो यही बल का क्रम हो जाएगा। सबसे ज्यादा बल किसमें कार्य करेगा, चीनी में, दूसरा जल में, फिर तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन में। तो देखिए ये निशान बना है सबसे ज्यादा चीनी में। ये निशान का मुंह इंपॉर्टेंट है, देखिए मुंह इसका किसकी तरफ, चीनी की तरफ। यही देखिए यहां भी मुंह किधर बनाए हैं, चीनी की तरफ। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन में सबसे कम है, देखिए सबसे पीछे ऑक्सीजन लिखा हुआ है। मुंह इंपॉर्टेंट है, जिधर जिसका मुंह रहता है वही बड़ा होता है। तो देखिए सबसे बड़ा चीनी, उससे छोटा जल, और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन। वही चीज यहां लिखी हुई, चीनी सबसे बड़ा, उससे पीछे जल, और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन। वो आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, बस ये निशान का मुंह देखना है आपको किधर है, जिधर मुंह होता है वही बड़ा होता है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, ये बात इन्होंने बताई है। ऑक्सीजन एक गैस है जिसमें कणों के बीच की दूरी, कणों के बीच जो बल है वो सबसे कम होता है। यही तो हमने लिखा था, यहां जो बल है वो कम लगेगा। क्यों, क्योंकि कणों के बीच की दूरी गैस में सबसे ज्यादा होती है। द्रव में, जल जैसे जो द्रव हैं, वो द्रव कौन सा है, जल है, उसमें गैसों से अधिक लगता है, लेकिन चीनी के कणों के बीच सर्वाधिक मजबूत आकर्षण बल लगता है। क्यों, क्योंकि चीनी जो होती है वो ठोस होती है। तो आपका आंसर यहीं पे क्लियर हो गया था। ये बात दिमाग में बैठी रहेगी कि दूरी कम होगी तो बल ज्यादा लगेगा। दूरी कम किस में होती है, ठोस में, तो ठोस हमको मिल गया चीनी में। उससे कम दूरी, उससे थोड़ी ज्यादा दूरी किसमें होती है, जल में, तो उससे कम बल लगेगा जल में। और ऑक्सीजन में दूरी बहुत ज्यादा होती है तो सबसे कम बल लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, इस क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्थाएं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल जो है हमारा वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस में भी पाया जाता है, और द्रव में भी पाया जाता है, और गैस के रूप में भी पाया जाता है। ये तो आप सबने देखा होगा। कैसे, जब वो बर्फ रहता है तो वो कैसा रहता है, ठोस रहता है। जब वो पानी रहता है तो वो कैसा रहता है, द्रव रहता है। और जब वो वाष्प बन जाता है तो कैसा हो जाता है, गैस। यानी जल ऐसा यौगिक है जो तीनों रूपों में पाया जाता है। अब ये कह रहे हैं अलग अलग इन्होंने तापमान बता दिए हैं कि इन इन तापमान पर जल किस रूप में रहेगा। ठीक है, तो अब आइए इसको देखते हैं कि इन इन तापमानों पर जल किस रूप में रहेगा। सबसे पहले देखिए 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पे हम सभी को पता है जल क्या हो जाता है, जम जाता है। सही है, जो पानी होता है जम के क्या बन जाता है, बर्फ, बर्फ बन जाता है। और बर्फ बन जाता है तो आप बताइए बर्फ किस अवस्था में है, तो बर्फ आप कहेंगे ठोस अवस्था में। यानी अगर 0 डिग्री पर आप इसको देखेंगे तो ये किस रूप में दिखेगा, ठोस रूप में। और यहां पर एक चीज और देखिएगा, ठोस और द्रव दोनों की मिली हुई अवस्था होगी, यानी हर क्षण ये एक दूसरे में बदलते रहेंगे।
कब? 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये लगातार जैसे ही कुछ ठोस द्रव में बदलेगा, द्रव ठोस में बदलेगा, और यानी जैसे ही आप 0 से आगे बढ़ेंगे तो पूरी तरह से द्रव हो जाएगा, और जैसे ही 0 से पीछे माइनस में जाएंगे तो पूरी तरह से ठोस में हो जाएगा। बस आप ध्यान रखेंगे 0 पे किस में होगा? ठोस और द्रव दोनों में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हम लोग केवल ठोस तक ही पढ़ते हैं, उसके आगे नहीं पढ़ते हैं, लेकिन दोनों अवस्थाओं में वो एक दूसरे में बदलना चलता रहता है। अब 25 डिग्री सेल्सियस देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस इस समय रूम टेम्परेचर लगभग होता है। तो रूम टेम्परेचर पर ये किस रूप में रहता है? पानी के रूप में। और आप बताइए पानी कैसा है? द्रव ही तो है। तो यानी 25 डिग्री पे जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? द्रव होगी। और 100 डिग्री पे हम लोग पढ़ते हैं जल कितने पे उबलने लगता है? 100 पे। तो 100 पे जो जल होता है, जल पहले द्रव था, अब ये किस में बदलने लगता है? एकदम वाष्प में। तो 100 डिग्री पे ये दोनों काम होते हैं, द्रव बदल रहा होता है वाष्प या गैस में, और गैस ही तुरंत बदल रही होती किस में? द्रव में। तो यानी 100 डिग्री पे ये दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग पूरा आंसर समझते हैं। तो देखिए ये बात, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? हमने देखा 25 डिग्री जो होता है रूम टेम्परेचर होता है। रूम टेम्परेचर पे ये किस रूप में रहता है? पानी के रूप में। और पानी जो होती है इसकी भौतिक अवस्था क्या होती है? द्रव होती है। ठीक, अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं इसकी 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जो होती है, या फिर कहिए जो पानी होता है, वो किस में बदल जाता है? पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में बदलने की कोशिश करता है। ठीक है, कोशिश क्या, लगभग बर्फ बदल। तो लेकिन ये इस समय दोनों रूपों में मौजूद रहता है। तो पानी किस में है? द्रव में। और बर्फ किस में है? ठोस में। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी रहता है वो भाप बन के उड़ने लगता है, तो वाष्प लिख दें। अब बताइए जो पानी है वो क्या है? द्रव है। ठीक, और वाष्प क्या है? एक गैस है। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव और वाष्प ये दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक, यही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, इनकी हमको पुष्टि करनी है, तो इस चीज को देखिए, आइए करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला आंसर है, इनको बताना है कि जल जो है वो कमरे के ताप पर, जल कमरे के ताप पर किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। ठीक है, जल जो है वो कमरे के ताप पर किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। तो देखिए कमरे का तापमान अभी हम लोगों ने देखा था लगभग 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इस समय जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? आपने पढ़ा, द्रव होती है। तो बस यही बात है, जल कमरे के ताप पर द्रव है। ठीक है, ये तो ये सवाल में भी कहा। क्यों? क्योंकि इसका जो हिमांक होता है, हिमांक समझते हैं, जमने वाला बिंदु, वो कितना है? 0 पे। और क्वथनांक जहां पे उबलता है वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। समझिएगा जब 0 होगा तब ये जम के क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। और जब 100 डिग्री होगा तो फिर क्या हो जाएगा? ये गैस में बदल जाएगा। तो आप बताइए जो कमरे का तापमान होता है वो 25 से 27 के आसपास ही तो रहता है। तो यहाँ पर ये बर्फ तो रहता नहीं है ना, गैस रहता है, तो किस रूप में रहता है? द्रव में। यही लिए कमरे के ताप पर जो जल होता है वो क्या होता है? द्रव के रूप में होता है। ठीक है, तो देखिए साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। ये बात आपने किसके बारे में पढ़ी? जिसका आयतन निश्चित हो और आकार निश्चित नहीं होता है। किसके बारे में? द्रव के बारे में। इसीलिए जल को जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। ठीक है, तो कोई पूछे जल कमरे के तापमान पर द्रव है, तो कहना हाँ द्रव है, क्योंकि कमरे का अगर ये 0 पे होता तो बर्फ में होता है, 100 पे होता तो किस में होता है? गैस में होता है, और कमरे का तापमान तो इसके बीच में होता है, तो इसलिए ये किस में है? द्रव में है। पहली बात। दूसरी बात कह दो, इसका आयतन जो है वो निश्चित होता है। आयतन तो निश्चित होता है,
लेकिन इसका आकार जो है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। तो ये भी किसका लक्षण है, द्रव का है, तो इसलिए भी ये द्रव है। ठीक है, तो ये बस इतनी बातें लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगला देखिए, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है, तो आप बताइए, जैसे हमने ठोस का पढ़ा है, इसका आकार भी निश्चित होगा और इसका आयतन भी निश्चित होगा। तो आप बताइए, ये दोनों बातें अलमारी में होती हैं। अलमारी का कोई ना कोई आकार भी होता है, आयतन भी होता है, यानी कि जो अलमारी है वो कैसी होगी, ठोस होगी। ठीक है, अब देखिए, इसका कुछ ना कुछ गलनांक भी होता है। गलनांक मतलब क्या होता है, गलनांक वह तापमान होता है जहां पर कोई ठोस पिघलना शुरू कर देता है, यानी गलना चालू कर देता है। तो लोहा एक निश्चित तापमान पर ही गलता है। तो आइए इस आंसर को हम लोग देखते हैं। देखिए, लोहे की अलमारी कमरे के तापमान पर ठोस होती है। क्यों? क्योंकि एक गलनांक कमरे के तापमान से बहुत अधिक होता है। जैसे आप देखते हो, लोहे का गलनांक बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तब जाके पिघलता है, और कमरे का तापमान कितना होता है, 25 डिग्री पे, यानी 25 डिग्री पे तो ये पिघलता नहीं। और साथ ही देखिए, इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। ठीक है, निश्चित आकार और आयतन होता है। तो यही कारण क्या होता है कि ये ठोस होता है, मतलब मजबूत होता है और ठोस होता है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, आयतन और आकार निश्चित होता है। ये सभी लक्षण किसके हैं, ठोस के, इसीलिए अलमारी क्या होती है, ठोस होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं। आज हमारा ये पहला क्वेश्चन है कि हमको कारण बताना है कि जल कमरे के ताप पर द्रव है। तो आपको ये चीज बतानी है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो आप सबसे पहले बताइए कि द्रव के लक्षण क्या होते हैं। तो हम सभी जानते हैं द्रवों के बारे में कि द्रवों में बहने का गुण होता है, यानी द्रव क्या होते हैं, बहते हैं। तो बहने के गुण को क्या कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, बहने के गुण को तरलता कहते हैं। क्या कहते हैं, गुण को क्या कहते हैं, तरलता। यानी जो पदार्थ बहते हैं उनमें क्या गुण होता है, तरलता का। तो आप बताइए, जल में तरलता होती है, हाँ होती है। फिर दूसरा, द्रवों के बारे में हमने क्या पढ़ा था, इनको जिस बर्तन में रखा जाता है, कोई भी द्रव हो, बर्तन का ही आकार ले लेगा। यानी आप इनको जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ले लेता है। तो क्या बताइए, जल ऐसा करता है, जल को भी जिस बर्तन में आप रखते हैं उसी का आकार ले लेता है। ठीक है, तो यानी जो जल है वो द्रव होने के सभी लक्षणों को प्रदर्शित कर रहा है या दर्शा रहा है। तीसरी बात हम कह सकते हैं, इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, आकार अनिश्चित होता है। और ये भी किसका लक्षण है, आप बताइए किसका लक्षण है, द्रवों का ही तो लक्षण है। तो यानी जो जल है द्रवों के तीनों लक्षणों को दर्शा रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जल है वो कमरे के ताप पर क्या है, द्रव है। ठीक है, तो आइए आंसर पढ़ते हैं। जल की कमरे के ताप पर द्रव है, क्यों है, क्योंकि इसका जो हिमांक होता है, यानी जमना 0 डिग्री पे और क्वथनांक 100 डिग्री। ये बात तो हम लोग जानते हैं कि जल कितने पे जमता है, 0 डिग्री पे, और उबलता कितने पे, 100 पे। अब देखिए, साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है, आयतन निश्चित होता है और आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। ये बात भी हम लोग जानते हैं। और ये आयतन निश्चित होना और आकार अनिश्चित होना किसका लक्षण है, द्रवों का। इसलिए जल को जिस बर्तन में रखा जाता है ये उसी का आकार ले लेता है। तो ये जो जितने भी लक्षण हैं, तो ये किसके लक्षण हैं, द्रवों के। तो इसलिए जल भी क्या है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि जो जल है वो द्रवों के लक्षण, ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है जो वर्ड टू वर्ड यही छापना। क्या लिखेंगे, जल में बहने का गुण होता है, या लिख देंगे जल में तरलता होती है, इसका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, और आप इसको जिस बर्तन में रखेंगे ये उसी का आकार ले लेगा।
तो 25 जो कमरे का तापमान होता है लगभग 25 डिग्री होता है। 25 डिग्री पर जो इसकी भौतिक अवस्था होती है वो द्रव होती है, यानी और ये द्रवों के सभी गुण भी प्रदर्शित करता है, इसीलिए यह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। लोहे की जो अलमारी है वो कमरे के ताप पर ठोस होती है। पहले बात आप समझिए, लोहे की अलमारी कमरे का ताप कितना होता है? जो कमरे का ताप लिया जाता है वो लगभग 25 से 27 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। अब आप बताइए, लोहे का जो गलनांक होता है, समझिएगा, गलनांक तो बहुत ज्यादा होता है। और गलनांक होता क्या है? जहां पर कोई जो ठोस होता है वो पिघलना शुरू करता है। तो लोहा 25 डिग्री पे तो पिघलता नहीं है, तो गलनांक ज्यादा होने से 25 डिग्री पर ये कैसा रहता है? 25 डिग्री पर ये कैसा रहता है? ठोस रहता है। तो पहली बात तो ये हो गई, इसका गलनांक ज्यादा होता है इसीलिए 25 डिग्री पर यह ठोस रहता है। और ठोस पदार्थों के लक्षण क्या होते हैं? यह दृढ़ होते हैं, देखा होगा। दूसरी बात क्या होती है? इनका आयतन और आकार निश्चित होता है। पहले बात आपको ठोस पदार्थों के गुण पता होना चाहिए। आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अब आप इनका मिलान करिए। ठीक है, देखिए गलनांक इसका बहुत ज्यादा होता है, यानी 25 डिग्री पे तो ये ठोस में ही रहेगा। दृढ़ होता है, दृढ़ माने मजबूत होता है, तो हाँ लोहा मजबूत होता है। लोहे का आयतन निश्चित होता है, हाँ आयतन निश्चित होता है। आकार निश्चित होता है, हाँ निश्चित होता है। यानी कमरे के ताप यानी 25 डिग्री पर लोहा जितने भी ठोस पदार्थ के गुण होते हैं उन सभी को दिखाता है। तो बस हम कह देंगे इसीलिए लोहा क्या होता है? कमरे के ताप पर ठोस होता है। आपको कुछ नया नहीं करना है, आपको केवल ठोस पदार्थ के गुण पता होने चाहिए। तो देखिए, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है। ठीक है, क्योंकि इसका गलनांक होता है वो कमरे के ताप से बहुत ज्यादा होता है, और साथ ही इसका निश्चित आकार भी होता है और आयतन भी निश्चित होता है। यह दृढ़ भी होता है और बहने का गुण भी नहीं होता है। तो ये सब लक्षण किसके हैं? ठोस के हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो यह अलमारी है वो कमरे के ताप पर ठोस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हम बात करते हैं 273 केल्विन, 273 केल्विन का मतलब समझ रहे हैं? 273 केल्विन कहें या फिर 0 डिग्री सेल्सियस कहें, तो 273 डिग्री केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर, इतने डिग्री पे बर्फ को ठंडा करें या फिर जल को इसी तापमान पर ठंडा करें। मतलब दो लोग हैं, एक कौन है? बर्फ है, और दूसरा कौन है? जल है। दो लोग हैं और दोनों को ठंडा कितना करना है? 273 या 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो किसमें शीतलता का प्रभाव अधिक होगा और क्यों होगा? कि मतलब बर्फ को इसी तापमान पर ठंडा करें और जल को भी इसी तापमान पर ठंडा करें, तो किसमें शीतलता का प्रभाव अधिक होगा? तो हमको सभी ने महसूस किया है, बर्फ इसी तापमान पर ज्यादा ठंडी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि जो इसके गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, ये शब्द ध्यान रखेंगे, गलन की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। बस इतना ही आंसर है। कोई पूछे बर्फ क्यों ठंडी लगती है, तो कहना इसके गलन की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो अधिक होती है। किससे? जल से, इसीलिए ये हमको ज्यादा ठंडी लगती है। तो देखिए, 273 डिग्री केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा ले लेती। मतलब जो बर्फ होती है जब इतने तापमान पर पहुंचती है तो बाहर से क्या करती है? ऊष्मा ले लेती है। वो ऊष्मा दो तरीके से खर्च होती है। पहले इसकी अवस्था को परिवर्तन करती है, यानी क्या करेगी? बर्फ जो ठोस है उससे इसको द्रव में लाएगी और फिर इसके तापमान में वृद्धि करेगी। तो यहां पर देखिए, वो ऊष्मा जो इसने ली थी, आपने इतना ठंडा या गर्म किया, तो वो दो जगहों में विभाजित हो गई। पहला क्या? पहला इसकी अवस्था परिवर्तन करने में चली गई और दूसरी कहां चली गई? इसका ताप बढ़ाने में। लेकिन जल के साथ देखिए क्या हुआ, इसी ताप पर जल केवल अपना ताप बढ़ाने के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है। ध्यान से समझिएगा, बर्फ ने जो ऊष्मा प्राप्त की वो दो कामों में चली गई।
एक तो इसकी अवस्था परिवर्तन करने में और दूसरा बची हुई ऊष्मा जो है वो ताप बढ़ाने में गई। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, लेकिन जल के बारे में क्या कहा गया है, जल केवल सब ऊष्मा ताप वृद्धि के लिए ही लेता है। तो बर्फ के गलन या संगलन की गुप्त ऊष्मा, ये इंपॉर्टेंट है, 3.34 गुणे 10⁵ जूल होती है। अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए इतने जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है, क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं लेता है। तो आपको बस यहां से बात लिखनी है जो हमने लिखा था, यह दो प्रकार से ऊष्मा लेता है, एक अवस्था परिवर्तन के लिए और बाकी बची हुई इसमें ताप वृद्धि के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे कि जो जल है, जल केवल अपने ताप वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त करता है। फिर इतनी बात हम लोग ये छोड़ देंगे, तो बस फिर कहां पे आ जाएंगे, यहीं पर। इसीलिए बर्फ की शीतलता अधिक होती है, क्योंकि जल किसी भी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं लेता। बस बात खत्म। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए ध्यान से, ये भी क्वेश्चन उसी तरीके का है और बहुत बढ़िया है। उबलते हुए जल से अथवा भाप से किससे अधिक जलन महसूस होती। मानी एक तरफ गरम गरम जल हो उबलता हुआ और दूसरी तरफ भाप हो, तो आप किसी से जल जाएं तो किससे जलन अधिक महसूस होगी। तो फिर से वही बात है, देखिए जो भाप है ये पहले द्रव रही होगी और द्रव से फिर किसमें, गैस में बदली होगी, गैस या वाष्प में बदली होगी। तो इसने जो ऊष्मा ली होगी वो दो लोगों में, एक तो बदलने के लिए, द्रव से गैस में बदलने के लिए खर्च की होगी और बची हुई ऊष्मा अपनी ताप बढ़ाने के लिए। मतलब भाप ने जो ऊष्मा ली होगी वो दो प्रकार से ली होगी। पहला क्या लिया होगा, द्रव से गैस में बदलने के लिए कुछ ऊष्मा ली होगी और दूसरा फिर अपने ताप बढ़ाने के लिए। तो आप बताइए इसके पास ऊष्मा ज्यादा हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो इसीलिए भाप का जला हुआ, जो आदमी भाप से जलता है वो ज्यादा दर्द करता है। लेकिन गर्म जल में ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ जो ऊष्मा लेता है वो किस लिए लेता है, अपने ताप को बढ़ाने के लिए। तो गर्म जल की अपेक्षा जो भाप से अगर आदमी जलता है तो वहां ज्यादा जलन महसूस होती है। तो देखिए भाप में जलने की तीव्रता अधिक होती है। ठीक है, अधिक महसूस होती है। क्यों, क्योंकि 373 केल्विन पर जो तापमान पर भाप या फिर कहिए वाष्प के कण उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। क्यों अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि भाप के कणों ने बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा ले रखी है। ठीक है, देखो ताप तो दोनों बढ़ा रहे हैं, गर्म जल भी ताप बढ़ा रहा है और भाप भी अपना ताप बढ़ा रही है, लेकिन इसने थोड़ी और एक्स्ट्रा ऊष्मा ली है कि क्या, द्रव से वाष्प में बदलने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, द्रव से वाष्प में बदलने के लिए जो ऊष्मा चाहिए उसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, तो ये इसके पास एक्स्ट्रा आ गई, जब एक्स्ट्रा आ गई तो ये इससे जलेगा भी एक्स्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में ए बी सी डी ई में अवस्था परिवर्तन को दिखाइए। तो देखिए अवस्था परिवर्तन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां देखिए ठोस से द्रव में बदल रहा है, तो ए क्या हो जाएगा, आप बताइए। ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलना। यही तो होता है, कोई चीज का पिघलना या फिर गलना ठोस से द्रव में बदलता है। ठीक है, अब देखिए द्रव से गैस में बदलना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। ठीक, क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। द्रव से वाष्प या गैस में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। अब बताइए गैस से वापस द्रव में बदलना, ये क्या कहलाता है, संघनन। हमने पढ़ा है ना कि संघनन क्या होता है, गैस के कणों का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन। और द्रव से वापस ठोस बनना, इसको हम लोग कहते हैं जमना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जमना। अब देखिए
ठोस से डायरेक्ट कहां जाए, गैस में, या गैस से कहां डायरेक्ट आए, ठोस में, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में जो द्रव अवस्था होती है वो नहीं होती है, यानी ठोस डायरेक्ट किस में बदलेगा, ठोस किस में बदलेगा, गैस में, और गैस को आप ठंडा करेंगे तो वो किस में बदलेगी, ठोस में। तो ऊर्ध्वपातन पदार्थों के नाम आपने पढ़े होंगे ना, कपूर होता है, और नेफ्थलीन होती है, और साथ में एक और देखा होगा आपने, कौन सा बताइए, कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, एक होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये जो थे फ्रेंड्स हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 2 और पार्ट 3 मिला के आज वाला हम लोगों ने पहले चैप्टर के अभ्यास के जितने प्रश्न हैं वो सभी कवर कर लिए हैं। अब जितने चैप्टर के अंदर कुछ क्वेश्चन बचे हैं उनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।